नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत कठिन है डगर पनघट की उनके लिए जिनकी जय जयकार हो रही है। आज संसद में नारे लगे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, और इन 3-4 चुनावों में जो जीत हुई है उसके आधार पर ये नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या मोदी जी के लिए 2024 आसान हो गया है? कल वाले आंकड़े नहीं बताऊंगा, कल वाले आंकड़े भी थोड़ा शामिल कर लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि मोदी जी को अभी और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है और ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता है, तभी वो 2024 को पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चुनौती कहें, संकट कहें, वो उनको इन्हीं राज्यों से मिलने वाला है जिनको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत मजे में हैं। सरकार गंवा दी है कांग्रेस ने, लेकिन हारी नहीं है। समझेंगे आंकड़ों से। आते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अभी इन राज्यों में नेता चुनने की है। मुख्यमंत्री किसको बनाए? आप कहेंगे किसी को भी बना देंगे, लेकिन राजनीति में चीजें उतनी साफ और स्पष्ट नहीं होती हैं। मोदी जी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती इन राज्यों में मुख्यमंत्री चुनना है। मध्य प्रदेश से शुरुआत करें। मध्य प्रदेश में सब ये कह रहे हैं, सब ये जानते हैं कि शिवराज सिंह एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरे हैं। अपने बहुत सारे रोड शो, लाडली बहना योजना और तमाम सारी एक्टिविटीज, और उन एक्टिविटीज को कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिएगा, और उन एक्टिविटीज को, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, उनके शो हो, लोगों के बीच जाना हो, मिलना हो, वो जो मेहनत की उन्होंने, जो लेग वर्क है, उन सारी चीजों को बीजेपी ने बढ़ाया नहीं, चढ़ाया नहीं, और बीजेपी ने उसका प्रचार भी नहीं किया। शिवराज सिंह को पोस्टरों से हटा दिया गया था। मोदी जी के भाषणों में उनकी योजनाओं का जिक्र नहीं होता था। शिवराज सिंह को एक तरफ फेंक दिया गया था। और आज वो शिवराज सिंह इस चुनाव के बाद सबसे शक्तिशाली दावेदार मुख्यमंत्री के उभर कर सामने आए हैं। माना ही जा रहा था कि शिवराज सिंह को किनारे करके मोदी जी को सबसे बड़ी जो चुनौती मिल सकती है शिवराज सिंह से 2024 के लिए, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, आज के मूड में सब कहेंगे पूर्ण बहुमत मिलेगा, उसको खत्म करने के लिए शिवराज सिंह को किनारे लगाया गया है। इसी तरह से वसुंधरा को भी किनारे लगाया गया था राजस्थान में। ये दोनों नेता ऐसे हैं कि शिवराज सिंह अपनी ताकत पर वापस आए, अपनी योजनाओं के दम पे वापस आए, और बहुत बड़ी संख्या में उनको समर्थन मिला, सीटें जीते। लेकिन बीजेपी ने क्या हासिल किया, इसको भी हम थोड़ी देर में आंकड़ों से समझेंगे। तो वो शिवराज सिंह आज शक्तिमान बनकर उभर आए हैं। अब मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या एक ऐसे आदमी को, जिसको आपने घायल कर दिया है, उस घायल व्यक्ति को अब आप शक्ति देंगे? क्योंकि अब आपके लिए खतरा हो गया है कि वो आदमी अब सत्ता में आपको बिठाना पड़ रहा है जो आदमी पूछता था कि अगले चुनाव में मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, इस पे वो जनता से सवाल पूछ रहा है। और अगर नहीं बिठाते हैं तो प्लान बी में ज्योतिरादित्य हैं। पहले बड़ा मन था कि ज्योतिरादित्य को बना दें। ज्योतिरादित्य तेज खिलाड़ी हैं, तो जाकर शिवराज सिंह को सेट भी कराए हैं। नतीजे आ रहे थे तो सबसे ज्यादा उनके साथ ज्योतिरादित्य थे, और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को जो जवाब दे रहे थे वो भी ज्योतिरादित्य ही दे रहे थे। दूसरे दावेदार कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि साहब जो भी करेगा नेतृत्व वही माना जाएगा, हमारा कोई दावा नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों की बातों में कहीं ना कहीं ये है कि ये अगर इनको एक बार भी कह दिया जाए तो झट से कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ये इनके बारे में एक प्रतिष्ठा है। तो ये अगर कंटेंडर, इनको अगर कुर्सी पर बिठाया जाता है तो क्या शिवराज सिंह के समर्थकों से इनको
मदद मिलेगी। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं इसको आप समझेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इन सब बातों का मतलब मोदी जी के 2024 के चुनाव से सीधा जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर फूट पड़ती है तो भी उनको नुकसान होगा। कैसे होगा इसको समझेंगे। पहले तीनों राज्यों की बात कर लें। राजस्थान में शिवराज को उखाड़ने की पूरी कोशिश की, नहीं कर पाए। वसुंधरा को लेकर आए, वसुंधरा को भी उखाड़ने की पूरी कोशिश की और आखिर में हार मानी। वसुंधरा के सामने हथियार डाले और उनको चुनाव प्रचार में शामिल किया, उनके चेहरे को सामने लेकर आए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर भी घोषित नहीं किया है। तो वहां पर क्या हो गया कि कई सारे दावेदार आ गए। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में अगर वसुंधरा को आउट करना चाहते हैं मोदी, जो कि एक मुश्किल टास्क है, लेकिन अब तो चुनाव निकल गया है और मोदी जी सोचे अब क्या है, अब कौन सी टेंशन है। तो 2024 के लिए मोदी जी को जो टेंशन होने वाली है जो चुनाव में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आंकड़े लेकर आएंगे। बहरहाल वहां पर भी कई सारे हैं कंटेंडर्स, उनके बहुत सारे नाम है। दिया कुमारी हैं, ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो मोदी जी के नजदीक हैं, और एक कंटेंडर जो है बाबा बालकनाथ भी आ गए हैं कहीं से। बाबा बालकनाथ को यह माना जा रहा है कि योगी जी ने उनका बहुत प्रचार किया, वो भी उसी संप्रदाय के साधु हैं जिसके योगी जी हैं, और वो अच्छा खासा जीते हैं और अचानक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर एक पोल में भी उनको ज्यादा लोगों ने पसंद कर लिया है। अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एक और कंटेंडर माने जाते हैं, प्रतिद्वंदी माने जाते हैं मोदी जी के योगी जी, उनको ताकत मिल जाएगी, उनको नहीं बनाएंगे। तो रहकर बार बार वसुंधरा का नाम एक सामने आ रहा है। अब जिसका आपने अपमान किया, जिसको आपने तरसा दिया, जिनको टिकटों में इंतजार कराया, जिनके खास लोगों को टिकट नहीं दिए, वो शिवराज सिंह और वसुंधरा आज घायल हैं और शक्तिशाली भी हैं, क्योंकि जन समर्थन उनके साथ में है। तो 2024 में इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी इसको समझने के लिए आपको इन राज्यों के चुनाव के नतीजों को देखना पड़ेगा। आप लोगों से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जीत तो गई बीजेपी, अब क्या बचा है। बीजेपी यहां पर बहुत अच्छी तरह से जीती है, ये सोचना भी बहुत बड़ा मुगालता है। कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, बीजेपी की सरकार बनी है। कैसे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 2003 से लेके 2023 के बीच में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, चार्ट लगा दे रहा हूं, वो 42.5% से 48.55% हो गया है। इसको आप 6.05% की बढ़ोतरी मान सकते हैं 2003 से आज तक। ये क्या है? ये बीजेपी का वोट परसेंटेज है। इस चुनाव में 2023 के बीजेपी को 48.55% वोट मिले हैं। अब आप कांग्रेस के वोट प्रतिशत पे जाएं तो जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो 41% है, बीजेपी से काफी कम है। बीजेपी का करीब 48 और 7 के आसपास का अंतर है, लेकिन हम अभी उस मार्जिन पे नहीं जा रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, क्या वो गिरा? क्या कांग्रेस के वोटर निकल के बीजेपी के पास गए? नहीं गए। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो अगर आप मध्य प्रदेश में देखते हैं तो बीजेपी अपना वोट परसेंट 2003 से लेके कुल 6.05% यानी 6% ही मान लीजिए बढ़ा पाई है। कांग्रेस ने 2003 से 2003 में उसका वोट परसेंट 31.6% था और अब हो गया है 41%, यानी उन्होंने 6% बढ़ाया है और कांग्रेस ने 9.4% बढ़ाया, यानी करीब 10%। 3 से 23 के बीच में 20 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। अब आप कहेंगे असली तुलना तो पिछले चुनाव से होनी चाहिए ना, तो पिछले चुनाव से अगर आप देखें तो भी कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। जो 40.5% था वो 41% हो गया, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन कायम रखी है। यह आंकड़ा है मध्य प्रदेश का। अब अगर आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कमजोर नहीं हुई है, उसके साथ में प्रदेश की आधी से कम
थोड़ी ही कम आबादी यानी 40% के करीब आबादी खड़ी हुई है। इस चुनाव में भी 40% के आसपास वोटों ने लोगों ने 41% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और बीजेपी को 48.55% ने दिया है। तो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि भैया कांग्रेस के वोट घटे नहीं तो बीजेपी के कहां से बढ़ गए। इसमें कुछ अलग अलग पार्टियों के वोट कम हुए हैं, बीएसपी के वोट कम हुए हैं, दूसरी पार्टियों के कम हुए हैं और कुछ चमत्कारी रूप से भी बढ़ गए। उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये वोट आए कहां से, वो लेकिन अलग बहस का विषय है। इन सारे हालात को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि बॉस कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है। अब अगर कांग्रेस पार्टी नहीं हारी है तो इसका मतलब बीजेपी के लिए क्या होने वाला है, इस पे आते हैं। तो पहले हम राजस्थान के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप राजस्थान के आंकड़े देखें तो पिछले चुनाव से अब तक के बीच में बीजेपी के वोट शेयर में सिर्फ 2.41% की बढ़ोतरी हुई है और कांग्रेस के वोट शेयर की अगर आप बात करें तो वो 3% बढ़ गया है। यानी राजस्थान में भी कांग्रेस ने ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इसका एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि हालात बदल रहे हैं और अब छोटी पार्टियां खत्म हो रही हैं। ये मतलब आप निकाल सकते हैं। अब हम इसको रखते हैं, मैप करते हैं लोकसभा चुनाव में। अब अगर आप लोकसभा के वोट परसेंटेज पे जाएंगे स्टेट वाइज तो आपको लगेगा कि अब संघर्ष का समय मोदी जी के लिए शुरू होता है। अब तक की कहानी को स्पष्ट करने के लिए बता दूं कि मोदी जी के पास अब जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना है इन राज्यों में, उसको मुख्यमंत्री बनाने के बाद मन से सपोर्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप उनको बना दीजिए जिनको आपने रास्ते लगाने की कोशिश की, ढक्कन करने की कोशिश की, कॉर्नर करने की कोशिश की, या उनके विरोधी को लगा दीजिए जिसके साथ में जनता का और कम से कम पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं है। उनको आप डिमोरलाइज करेंगे और आपका मनाने का समय नहीं है क्योंकि अब आम चुनाव सिर पे आ गया है। मैंने कल आपको जो आंकड़ा बताया था उस आंकड़े पे जरा इसको मैप करते हैं। कांग्रेस पार्टी उतनी स्ट्रांग है और उसकी वोट परसेंटेज बढ़ गए हैं और राजस्थान में पिछली बार 25 में से 24 सीटें मोदी जी जीतकर आए थे। यानी ये जो समीकरण है उसको साधना मोदी जी के लिए बहुत आवश्यक होगा। ये चुनौती है और अगर आप इसको सरल शब्दों में सोशल मीडिया की भाषा पे, फेसबुक ट्विटर के हिसाब से देखना चाहें तो ये मोदी जी की जीत नहीं है, हार है। क्योंकि जिसको रास्ते से हटाना चाहते थे उसको ही बिठाना पड़ा, सिर माथे पर बिठाना पड़ा और आज ताकत उसके हाथ में, समर्थन उसके हाथ में है और अभी उसका भाग्य आपके हाथ में था। 6 महीने बाद आपका भाग्य उसके हाथ में होगा क्योंकि आपके पास खोने के लिए 24 सीटें हैं राजस्थान में और कांग्रेस के पास खोने के लिए एक भी सीट नहीं है। तो मोदी जी अगर इनको संभाल कर नहीं चलते हैं तो दिक्कत होने वाली है। मध्य प्रदेश में भी 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में हासिल की थी और वोट शेयर था 58%। इस वोट शेयर को अगर आप आज के बीजेपी के वोट शेयर से मिलाएं तो ये हो गया है विधानसभा में 48%। यानी पिछले चुनाव से 10% कम वोट मिले हैं इस विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। और राजस्थान में भी अगर आप जाना चाहें तो वहां पर भी यही स्थिति है और वो स्थिति जो है वो आपको बताती है राजस्थान में भी 41.69% वोट आपको मिले हैं या 41.70% मान लीजिए और लोकसभा में ये 58.47% थे। यानी दोनों राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% वोट कम मिले हैं बीजेपी को, उस बीजेपी को जिसकी सारी की सारी सीटें थी, जिसकी राजस्थान में 25 में से 24 सीटें थीं और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें थीं। कर्नाटक में चले जाएं 28 में से 25 सीटें थीं, छत्तीसगढ़ में चले जाएं 9 सीटें थीं 11 में से।
और अब उस छत्तीसगढ़ में वो रमन सिंह जिनको घर बिठा दिया था आपने चुनाव में, हर जगह कह रहे थे मोदी की गारंटी, मोदी को वोट दीजिए। मोदी के नाम पे अगर वोट पड़ा है तो ये वोट तो मोदी के नाम पे पड़ा है, 24 में भी मोदी के नाम पे आना है। तो चुनौती ये है कि रमन सिंह हो, शिवराज सिंह हो, चाहे वसुंधरा हो, इनको हैंडल कैसे किया जाए। इन चुनावों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन राज्यों में ये तय करना है, और मुख्यमंत्री का फैसला आप सूझबूझ से करना चाहेंगे, क्योंकि वसुंधरा को आपने जब बहुत ज्यादा परेशान कर लिया और कोई रास्ता नहीं बचा तो सर माथे पर बिठाया, ये एक मान्य तथ्य है। शिवराज सिंह को पार्टी के पोस्टर से, पार्टी के प्रचार से, सब जगह से साइड कर दिया गया था, और शिवराज सिंह के जो पोस्टर प्रचार थे उसमें ये लोग नहीं थे। वो आदमी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं बनाया, उसको हर तरह से काट दिया, उसके बावजूद गली गली घूमा, लाडली बहनों से अपील की, अपने श्रम से उसने पार्टी को एक मजबूती दिलाई है। वो आदमी अब लोकसभा चुनाव में इनका भी ख्याल रखेगा ना। और ये सारी परिस्थितियां देखते हुए साथ में ये मत भूलिएगा कि कांग्रेस पार्टी उतनी ही ताकत से खड़ी है, पिछले चुनाव के मुकाबले उसको थोड़े ज्यादा ही वोट मिले हैं भैया। तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हारा हुआ खिलाड़ी है, आपने उसके हाथ पैर टांग काट दिए है। वो शक्तिशाली होकर उभरा है। हाँ, थोड़े संसाधन कम हुए हैं, भूपेश बघेल के पास से धन और दूसरी मदद मिलती थी, उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन तेलंगाना आपको मिल गया, आईटी हब है, वहां से आपको कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। राजस्थान भी आपके हाथ से गया है। तो जो भी चीजें हैं इस पूरे मामले में, संसाधनों में तो बीजेपी वैसे भी बहुत आगे थी, कांग्रेस संसाधनों में थोड़ी और कमजोर हो गई है। पर सीन जो है 2024 का, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो ये चुनाव जीतकर भी मोदी जी कहीं ना कहीं हारे हैं। उनकी नाक नीची हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह और वसुंधरा, और इस चुनाव के जीतने के बावजूद उनकी 2024 की चुनौतियां बड़ी हो गई हैं। इसलिए तीसरी सरकार के लिए बीजेपी अभी से नारे लगाना शुरू कर रही है। संसद में हंगामा हो रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार, और ये नैरेटिव अब बढ़ाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे करते रहो, जीतेगा तो मोदी ही। भैया, मैं मोदी को हराने के लिए नहीं बैठता हूं यहाँ पे, और ना मैं कांग्रेस को जिताने के लिए बैठता हूं, ना किसी अन्य पार्टी को जिताने के लिए बैठता हूं। मेरा काम है आपको सूचनाएं लाकर देना, आपको वो जानकारियां लाकर देना जो बिके हुए लोग आपको नहीं देंगे। आपको जानकारियां मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप किसी को वोट दे दो या किसी को वोट मत दो। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको, आपको पता रहे कि इस पार्टी में अच्छाई क्या है, कमी क्या है। और जब मामला सत्ता का आता है तो सत्ता की नीतियों की भी अच्छाइयां बुराइयां आपको पता रहे। अमेजोन में जाके रिव्यू पढ़ते हैं ना, वहां ये तो नहीं बोलते कि सब लोग तारीफ लिखो, और अगर सब तारीफ लिख देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो वहां तो आप 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे होते हो, यहां तो आप अपना देश दे रहे हो किसी के हाथ में, तो अच्छाइयां बुराइयां मालूम होना चाहिए ना। और कम से कम ऐसे दौर में जब सब बिके हुए हैं, कोई आपको सरकार की बुराइयां बताने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिस्करेज मत कीजिए बॉस। इसीलिए मैं राजनीति के वीडियो नहीं बनाता था। मुझे मालूम था कि इस देश में लोग बटे हुए दिमाग में हैं, उनको जो पसंद आ गया बस वही सुनना है। तो मैं क्यों अपने दर्शकों को नाराज करूं। लेकिन कभी कभी आपको ये काम भी करना पड़ता है, कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। मैं आपको जो आज बता रहा हूं, ये आज का माहौल ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सुनना चाहे। आपको जानकारियां मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप किसी को वोट दे दो या किसी को वोट मत दो। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको, आपको पता रहे कि इस पार्टी में अच्छाई क्या है, कमी क्या है। और जब मामला सत्ता का आता है तो सत्ता की नीतियों की भी अच्छाइयां बुराइयां आपको पता रहे। अमेजोन में जाके रिव्यू पढ़ते हैं ना, वहां ये तो नहीं बोलते कि सब लोग तारीफ लिखो, और अगर सब तारीफ लिख देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो वहां तो आप 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे होते हो, यहां तो आप अपना देश दे रहे हो किसी के हाथ में, तो अच्छाइयां बुराइयां मालूम होना चाहिए ना। और कम से कम ऐसे दौर में जब सब बिके हुए हैं,
कोई आपको सरकार की बुराइयां बताने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिस्करेज मत कीजिए बॉस। इसीलिए मैं राजनीति के वीडियो नहीं बनाता था। मुझे मालूम था कि इस देश में लोग बटे हुए दिमाग में हैं, उनको जो पसंद आ गया बस वही सुनना है, तो मैं क्यों अपने दर्शकों को नाराज करूं। लेकिन कभी कभी आपको ये काम भी करना पड़ता है, कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। मैं आपको जो आज बता रहा हूं, ये आज का माहौल ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सुनना चाहे, उसके बावजूद बता रहा हूं कि 24 की लड़ाई मोदी जी की सरल नहीं हुई है।